So in last class, what we studied about the dissolution of form. What are the 5 methods which we discussed in the last class about the dissolution? How we are going to dissolve the form? Who is going to tell me the 5 methods which we discussed in the last class? 5 methods के नाम मुझे कौन बताएगा? Who is going to tell me? Or contingent dissolution. Okay. And of online class, who is going to tell me about the types of methods which is used for dissolution? Yes, Gaurav. Yes, Gaurav. Yes, ma'am. Dissolution by agreement. Dissolution by notice. Contingent dissolution and compulsory dissolution and dissolution through court. Okay, dissolution through court. Okay, who is going to tell me that what is the difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm? Mahi, चलिए बताइए इसका आंसर मुझे दीजिए. Yes, ma'am. Dissolution by agreement. So, ma'am, a partnership dissolution by agreement. A partnership firm may be dissolved with the mutual consent of all the partners, in accordance with the terms of agreement. And the second one is, ma'am, dissolution by notice. In case of partnership, I just want to know that what is the difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm? Yes, ma'am. In a dissolution, in a dissolution of agreement, a partnership dissolve the firm with a mutual consent, and in dissolution by notice, ma'am, it dissolved if any partners give a notice in writing to other partner. Yes, Pratyay, tell me. यस मैम, उसी मैम एक लाइन में वो हो जाएगा मैम. जैसे पार्टनरशिप खत्म होगा तो बिजनेस खत्म नहीं होगा, पर बिजनेस के खत्म होने से पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा. यही अंतर होता है मैम. पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है, जब भी ये डिसॉल्व होगा, इन दैट केस द बिजनेस इज नॉट गोइंग टू रन, राइट? बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा बिजनेस आपका. लेकिन इन द केस ऑफ द पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होगा तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. जैसे कभी कोई एक पार्टनर डेथ हो गया उस पार्टनर का, या उस पार्टनर ने आपकी कंपनी को, मतलब वो पार्टनरशिप फॉर्म तोड़ना, मतलब वो पार्टनरशिप को वो क्या करना चाहता है? ब्रीच करना चाहता है, एग्रीमेंट को नहीं फॉलो करना चाहता है. So in that case what will be happen? हो सकता है कि नया एग्रीमेंट बनाना पड़े. मान लो 4 में से किसी एक भी पार्टनर चला गया, तो जो बाकी एक्सिस्टिंग 3 पार्टनर है, they will enter into the new agreement of the partnership. So what we can say, in the partnership the business जो होता है वो बंद नहीं होता है. The business is not dissolving, the business is not working. ये वाला सिचुएशन नहीं है. बट इन द फर्म वाले केस में क्या होगा? जो पार्टनरशिप फर्म है वो उसमें पूरा बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो जाए. ठीक है, ओके. सो लेट्स मूव टुवर्ड आवर टॉपिक जो हमने किया था मोड्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में. पहला जो डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट था, किसी को कोई डाउट है उसमें? सेकंड था डिसॉल्यूशन बाय नोटिस. अब 2-3 और पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, बट उसमें कुछ लिखा नहीं था, तो आज हम जो है वो टॉपिक्स को लिखेंगे. ठीक है, चलिए लिखिए. कंपल्सरी डिसॉल्यूशन, जब डिसॉल्यूशन करना बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, कंपल्सरी हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा. बहुत सारे केस में जो पार्टनर्स खुद चाहते हैं कि उनका फर्म डिसॉल्व हो जाए, बट इन द सम केस द आउटसाइडर्स, द गवर्नमेंट वांट टू डिसॉल्व योर फर्म, राइट? सो यहाँ पर कंपल्सरी डिसॉल्यूशन वाला सिचुएशन कब आएगा, तो उसको लिखिए. A firm may need to be dissolved. A firm may need to be dissolved compulsorily if all partners except all partners or
all partners except EXCEPT, except one partner. सारे पार्टनर या सारे पार्टनर में से कोई एक पार्टनर, ऑल पार्टनर और ऑल पार्टनर एक्सेप्ट EXCEPT, except one partner are declared insolvent, all partners or all partners except one partners are declared insolvent. यानी कि सारे पार्टनर्स या फिर कोई एक पार्टनर भी अगर मान लीजिए कि क्या घोषित हो गया, दिवालिया बोल सकते हैं, इंसॉल्वेंट, यानी कि वो बैंकरप्ट हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में कई बार बिकॉज ऑफ पेइंग द अमाउंट टू द क्रेडिटर्स और थर्ड पार्टी वी नीड टू डिसॉल्व द फर्म. ठीक है, तो पहला तो कंपल्सरी डिसॉल्व क्यों होगा, उसका पहला रीजन यही है कि कोई एक पार्टनर या सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट अगर हो जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में वी हैव टू कंपल्सरली डिसॉल्व द फर्म. फर्म को हम कंपल्सरली क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे. क्लियर हो गया. सेकेंड पॉइंट, सेकेंड, कौन से सिचुएशन में कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है, जब आपका बिजनेस जो है वो अनलॉफुल चलता है, यानी गैर कानूनी काम जब होगा, किसी भी तरीके का इलीगल काम होगा, तो ऐसे सिचुएशन में जब गवर्नमेंट को जैसे ही पता लगेगा आपके फर्म के बारे में कि ऐसा कुछ हो रहा है, फर्म के अंडर में कुछ ऐसी घटनाएं या ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं दैट इज इलीगल, तो ऐसे केस में आपकी फर्म को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व, यानी आपके काम को हमेशा के लिए क्या लगाना पड़ेगा, फुल स्टॉप. राइट, लिखिए सेकेंड वाला पॉइंट क्या हो गया, सबको क्लियर हो रहा है. ऑनलाइन क्लास एवरीवन, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास. चलिए सेकेंड पॉइंट लिखिए. सेकेंड पॉइंट, the firm is carrying unlawful activities, the firm is carrying unlawful activities like dealing in drugs, drugs, like dealing in drugs or other illegal products, or doing business with alien countries, or that countries may harm the interest of India, or doing other such activities. The firm is carrying unlawful activities like dealing in drugs or other illegal products, or doing business with alien countries or other countries that may harm the interest of India, or doing other such activities. यहाँ पर एलियन कंट्रीज वैसे कंट्रीज हैं जिनको हम लोगों ने अनलिस्ट कर दिया है उनके साथ ट्रेडिंग करने से. जैसे पाकिस्तान को भी हम लोग कई बार ये चीज होता है कि वी कैन नॉट डील विद दैट, यानी कि वैसे कंट्री जो इंडिया के इंटरेस्ट को किसी भी तरीके से हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसको गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, अगर वैसे कंट्रीज के साथ इफ यू आर डीलिंग इन योर फर्म, देन इन दैट केस, और मे बी वैसे इलीगल प्रोडक्ट्स में आप इंडल्ज हैं, जैसे कि ड्रग्स के साथ डील कर रहे हैं, कुछ हथियार बना रहे हैं विदाउट लाइसेंस, तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो बिजनेस फर्म होगा दैट इज अनलॉफुल, दैट इज इलीगल, एंड उसके बाद उस फर्म को डिसॉल्व करना, यानी उसको खत्म करना, उसको बिल्कुल स्टॉप करना कंपलसरी हो जाता है. अब इतने बड़े बड़े पॉइंट को लर्न करने का तरीका क्या है,
कंपलसरी डिसोल्यूशन के अंदर 2 पॉइंट याद रखिएगा, इंसॉल्वेंट और सेकंड इलीगल। इंसॉल्वेंट, इलीगल, 2 वर्ड, खत्म स्टोरी। अब इसको अच्छे से एलाबोरेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की। पहला वाला जो लाइन है उसको याद रखिएगा, इंसॉल्वेंट। फर्स्ट वाला पॉइंट जो कंपलसरी डिसोल्यूशन के अंडर में आएगा, इंसॉल्वेंट। सेकंड वाले पॉइंट को कैसे लर्न करेंगे? इलीगल। दोनों वर्ड में क्या है? आई। दोनों वर्ड में क्या आ गया? सबसे पहले आई, तो ये लर्न हो जाएगा। खत्म, स्टोरी खत्म, कंपलसरी डिसोल्यूशन क्लियर? यस मैम। सेकेंड पॉइंट, अब आपका दूसरा तरीके का डिसोल्यूशन है, दैट इज कॉन्टिजेंट इवेंट। जो कॉन्टिजेंट इवेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्रीमेंट एंड नोटिस लिख लिया था, लेकिन बाकी 3 नहीं लिखा था, कोर्ट, कॉन्टिजेंट एंड कंपलसरी। ठीक है, अब एक और चीज, ए एन और आई थिंक सी है ना, सी का क्यू। इसको याद करने का तरीका, डिसोल्यूशन को याद करने का तरीका, सी के ऊपर क्यू लगा दीजिए, ए और एन, खत्म। कैन याद रहेगा ना सबको? कैन, कैन सबको याद रहेगा? कैन भी, कैन भी याद रहेगा सबको? तो अब कैन को कैसे याद करोगे? सी का क्यू, क्यू है, बताते हैं। सी का क्यू, क्यू लगाया है ऊपर, 3 जो ऊपर 3 लगाया है हमने, क्यूब। क्यूब इसीलिए लगाया है क्योंकि 3 चीज सी से आ रहा है। क्या क्या है सी से? पहला सी से है कोर्ट, कंपलसरी, कॉन्टिजेंट। ए से है एग्रीमेंट के थ्रू, नोटिस। एन से नोटिस। लर्न हो जाएगा डिसोल्यूशन। लर्न हो गया डिसोल्यूशन का तरीका, शॉर्टकट में खत्म स्टोरी। और सबसे पहला एक सी हम लोगों ने कर लिया है, और वो है कौन सा है? कंपलसरी। अब इस कंपलसरी को याद करने का तरीका, इंसॉल्वेंट और इलीगल। खत्म स्टोरी। क्लियर हो रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो गए हो आप लोग? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है किसी को भी? किसी को भी कंफ्यूजन? लर्न। नेक्स्ट पॉइंट, डिसोल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द सर्टेन कॉन्टिजेंट जो इवेंट्स है। तो उसको मैं अंदर में कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, क्या क्या रीजंस हो सकता है। डिसोल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द सर्टेन कॉन्टिजेंट इवेंट्स। कॉन्टिजेंट इवेंट्स के अंडर में क्या क्या होगा? आगे लिखते हैं, इसे में लिखिए, अपॉन हैपनिंग। कॉन्टिजेंट इवेंट्स लिख लिया ना, डिसोल्यूशन बिकॉज ऑफ द कॉन्टिजेंट इवेंट्स। आप उसके अंडर में पॉइंट लिखिए, अपॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स, upon happening of certain events, a firm may be required to get dissolved. Upon happening of certain events, a firm may be required to get dissolved. अब ये क्या क्या होंगे, कैसे कैसे डिसॉल्व होंगे? पहला इसका रीजन, जैसे कंपलसरी में इंसॉल्वेंट इलीगल था, वैसे ही कॉन्टिजेंट इवेंट में पहला पॉइंट, एक्सपायरी ऑफ फिक्स टर्म। ये बुलेट पॉइंट हो गया, इसको और शॉर्ट करना है तो बस फिक्स टर्म लर्न कर सकते हो। एक्सपायरी तो याद रहेगा, एक्सपायरी ऑफ फिक्स टर्म। सो एक्सपायरी ऑफ फिक्स टर्म, दैट इज द बुलेट पॉइंट। ये बुलेट पॉइंट होगा। इसके अंडर में क्या पॉइंट होगा ये ध्यान दीजिएगा कि पार्टनरशिप फॉर्म, देखो यहां पर क्या लिखना है, एक्सपायरी ऑफ फिक्स टर्म। इसके अंडर में पॉइंट्स लिखते जाओ, और ये कॉन्टिजेंट इवेंट का पहला पॉइंट है। कॉन्टिजेंट इवेंट्स का ये पहला पॉइंट है आपका, एक्सपायरी ऑफ फिक्स टर्म। अब लिखिए इसमें, एक्सपायरी ऑफ फिक्स टर्म में लिखिए, पार्टनरशिप फॉर्म for a fixed term will be get dissolved once the term gets over. Once the terms gets over. यहाँ पर पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बात हो रही है। जब कोई फिक्स टर्म के लिए जब हम कोई पार्टनरशिप फॉर्म को स्टैब्लिश करते हैं, 2 साल के बाद उसका क्या हो जाता है, वो खत्म। 2 साल तक के लिए हमने क्या किया, उस पार्टनरशिप फॉर्म को चलाया।
2 साल के बाद 2 ही साल के लिए वो फॉर्म था और उसके बाद उसको हमने क्या करना है, डिसॉल्व करना है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑटोमेटिकली 2 साल जैसे ही कोई डेट, पर्टिकुलर डेट आपने मेंशन किया हुआ होगा, उस डेट को क्या होगा, फॉर्म डिसॉल्व। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, कॉन्टिजेंट इवेंट का सबसे पहला पॉइंट। इसको बेसिकली हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म भी कहते हैं, जहां मतलब पर्टिकुलर पार्टनरशिप सिचुएशन भी आएगा जहां पर हम क्या करते हैं फॉर्म में कि वो बस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम फॉर्म को क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, राइट। सो यहाँ पर जो लिख लिया बेटा आपने, क्या लिखा बताओ जरा पढ़ के। सेकेंड पॉइंट, कंप्लीशन ऑफ अ टास्क, कंप्लीशन ऑफ अ टास्क, कंप्लीशन ऑफ अ टास्क, कंप्लीशन ऑफ अ टास्क। कई बार जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है दैट इज मेड फॉर सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, वंस दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अटेन्ड देन वी आर डिसॉल्व द फॉर्म। ठीक है, सर लिखिए कंप्लीशन ऑफ अ टास्क में लिखिए कंप्लीशन ऑफ अ टास्क, कंप्लीशन ऑफ अ टास्क। इसमें लिखिए समटाइम्स, समटाइम्स a partnership is formed, a partnership is formed, sometimes a partnership is formed for a certain task, for a certain task or objective, for a certain task or objective. Once the task is completed, once the task is completed, once the task is completed, the partnership will automatically get dissolved, get dissolved. Completion of a task may, sometimes a partnership is formed for a certain task or objective. Once the task is completed, the partnership will automatically dissolve. यानी अपने आप क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? सेकेंड पॉइंट। अब इन दोनों को अगर और भी शॉर्ट करना है बुलेट पॉइंट्स को, तो क्या याद कर सकते हैं, ऊपर में फिक्स टर्म लर्न कर लेना, नीचे में टास्क लर्न कर लेना। ठीक है, फिक्स टर्म नीचे टास्क। क्लियर हो गया? और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए डेथ, डेथ ऑफ द पार्टनर, तो इसको याद कर सकते हैं हम डेथ से, यानी फिक्स टर्म, टास्क एंड डेथ। ये 3 से लर्न हो जाएगा आपका ये पूरा का पूरा कॉन्टिजेंट इवेंट्स। क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर हो रहा है एवरीवन? ठीक है, यस। चलिए, डेथ ऑफ द पार्टनर्स। अब देखिए क्या होता है डेथ ऑफ द पार्टनर्स में। अगर मान लीजिए कोई 2 पार्टनर है, उसमें से एक की डेथ हो गई, तो वो अकेले फॉर्म को चलाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, फॉर्म को चलाना मुश्किल होगा। एक्सेप्शनल केसेस देयर कि अगर कोई उसकी जगह पे कोई और ज्वाइन कर लेता है तो चलो ठीक है, वापस से पार्टनरशिप आपका एग्रीमेंट होगा और फॉर्म चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई कंपल्सरी या एक्टिव मेंबर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे केस में पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना ही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर अगर इफ देयर आर ओनली 2 पार्टनर्स and one of the partners die, the partnership form will automatically dissolve। मतलब partnership form automatically dissolve हो जाएगा until and unless अगर वो कोई पर्सन को किसी को रख देता है एज अ पार्टनर, मतलब कोई उसके जगह पे उसके बिहाफ पे कोई पार्टनर आता है। ठीक है, सेकेंड चीज, अगर यही चीज 2 से ज्यादा 3 लोगों के बीच में होगा तो फॉर्म डिसॉल्व नहीं हो सकता। उसमें क्या हो सकता है, आप ये कर सकते हो कि 2 जो पार्टनर्स है वही फॉर्म को आगे चलाते चले। क्लियर हो गई बात? सो इसमें लिखिए, सबको समझ में आया कि अगर 2 पार्टनर्स हैं, अगर मान लीजिए एक की डेथ हो जाएगी तो एक जो बचेगा, अगर उसके बिहाफ में मतलब दूसरे के बिहाफ में कोई आकर के ज्वाइन करता है तो ठीक है, नहीं तो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर 2 से ज्यादा पार्टनर्स हैं, अगर 2 से ज्यादा पार्टनर्स हैं तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप जो होगा वो आपका डिसॉल्व होगा, लेकिन आपका पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो कंटिन्यूटी के साथ चलता रहेगा। क्लियर हो गई बात एवरीवन? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास। चलिए इसमें लिखिए, देयर आर ओनली 2 पार्टनर्स, इफ देयर आर ओनली 2 पार्टनर्स, if there are only 2 partners and one of the partners dies, one of the partners dies, ठीक है, one of the partner dies,
the partnership firm will automatically dissolve. आगे लिखिए, automatically dissolve. आगे, if there are more than 2 person, if there are more than 2 person या partner, if there are more than 2 partners, other partners may continue to run the firm. If there are more than 2 partners, other partners may continue to run the firm. ठीक है, आगे लिखिए, in such case यानी 2 पार्टनर से ज्यादा पार्टनर्स हैं, तो उसमें तो एक पार्टनर डेथ हो गया, तो चलो 2 बाकी 3 पार्टनर्स हैं, 2 बच गए ना फिर भी एक के डेथ के बाद, तो 2 पार्टनर्स जो है फर्म को चला सकते हैं, कंटिन्यूटी रख सकते हैं। लेकिन अगर एक पार्टनर, 2 ही पार्टनर्स और एक की अगर डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में उस फर्म को चला पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक्सेप्शन इज देयर कि अगर उसके बिहाफ में कोई आ जाए तो, बट ऐसे ज्यादातर केस में ऑटोमेटिकली फर्म क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। सोल प्रोप्राइटर्स की तरह भी वो चला सकता है, बट उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के बाद ही कैन स्टार्ट वर्क लाइक अ सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, आगे लिखिए इसी में, इन सच केस ओनली द पार्टनरशिप विल गेट डिसॉल्व। इन सच केस वहीं जो 3 में से ABC जो थे उसमें से 3 में से अगर एक के डेथ हो गई एक ही, तो B एंड जो C है ये दोनों का फिर वापस से क्या होगा, फर्म का जो पार्टनरशिप है ये तो डिसॉल्व हो गया पर फर्म डिसॉल्व नहीं हुआ। तो इसीलिए लिखिए, इन सच केस ओनली द पार्टनरशिप विल गेट डिसॉल्व, and other partners will enter into a new agreement. इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली अगर मान लो कि पार्टनरशिप में अगर आपका 2 पार्टनर्स बचते हैं, तो वापस से तो एग्रीमेंट तो बनाना पड़ेगा ना, 2 ही बचे हैं तो, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म आपका चलता रहेगा। लेकिन डेथ ऑफ द पार्टनर जब 2 लोग होते हैं, तो उस केस में आपका फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो व्हाट इज द कॉन्टिजेंट इवेंट्स, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट ये था कॉन्टिजेंट इवेंट्स। इसको लर्न करने का तरीका, कॉन्टिजेंट के अंदर में 3 वर्ड्स याद रखना है, डेथ, टास्क, फिक्स्ड टर्म। वो उसकी जरूरत नहीं है, बुक में जो दिया हुआ है ना वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक्चुअल में दैट इज इन द कंपल्सरी रिजोल्यूशन, राइट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिसोल्यूशन बाय नोटिस भी क्लियर। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में आ जाओ, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। ठीक है, अब फर्म कब डिसॉल्व करेगा? यस प्रत्यय, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अब भाई आपको कोर्ट कौन सा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब ये कोर्ट्स जब आपको डिसॉल्व कराते हैं फर्म को, तो व्हाट आर द सिचुएशन? अब यहाँ डिसोल्यूशन कोर्ट के थ्रू कब होगा? जब जो पार्टनर है दैट बिकम द अनस्टेबल, और जब वो मेंटली अनस्टेबल हो जाए और ही स्टार्टेड मिसबिहेविंग विद द पार्टनर्स, यानी कि व्हेन ही बिकम द, मतलब क्या हो जाए, वो पर्सन मेंटली अनस्टेबल, ठीक है, इंसेन हो जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपके कोर्ट को डिसॉल्व करना पड़ेगा फॉर्म, ठीक है। और सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकता है, जब पर्सन जो है, मतलब जो बेसिकली जो पर्सन होगा, जो पार्टनर्स होंगे, अगर वो मान लीजिए कि इनकैपेबल हो गए, फॉर्म में वो काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब फिजिकली दे आर बिकम हैंडीकैप्ड और परमानेंट हैंडीकैप का कुछ ऐसा है सिचुएशन, सो इन दैट केस आल्सो द डिसोल्यूशन कैन बी डन बाय द कोर्ट, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में लिखिए,
if any of the partners become mentally unstable, if any of the partners become mentally unstable or misbehaves with the other partners, or does not abide, does not abide by the clauses of the agreement, if any of the partners become mentally unstable or misbehaves with other partners, or does not abide by the clauses of the agreement, comma, the other partners may file a case in the court to dissolve the firm, ध्यान दीजिएगा एक बात, यहाँ पर अबाइड की बात करें, मतलब कि अगर वैसे फर्म जहां पर कोई प्रॉपर्ली एग्रीमेंट नहीं है, अनसाउंड अनस्टेबल सिचुएशन के लिए कोई बातें नहीं कही गई है, तो ऐसे केस में कोई भी एक सिंगल पार्टनर डिसीजन नहीं ले सकता है. तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन आस्क कोर्ट फॉर डिसॉल्विंग द फर्म, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. आगे एक और चीज है कि कोर्ट तभी डिसॉल्व करेगा आपके फर्म को जब आपका फर्म रजिस्टर्ड हो. क्या हो? आपका फर्म रजिस्टर्ड हो. आपका एग्रीमेंट बना है बट अनसाउंड माइंड का कुछ उसमें आपने क्लॉज डाला नहीं, मेंशन नहीं किया. अब ऐसे केस में यू डोंट हैव एनी आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन अदर पार्टनर्स हैव टू टेक. सो इन दैट केस वी कैन इन्वॉल्व द कोर्ट इन दिस. कोर्ट को हम इन्वॉल्व कर लेंगे किसके लिए? डिसोल्यूशन के लिए. क्लियर हो रही है बात? लेकिन कोर्ट तभी आपके फर्म को डिसॉल्व करने के लिए आगे आएगा जब आपका फर्म रजिस्टर्ड होगा. अनरजिस्टर्ड फर्म के डिसोल्यूशन में कोर्ट कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता है. ये पॉइंट याद रखिएगा सब लोग, ठीक है. तो आगे लिखिए, बट अ कोर्ट कैन, इसी में आगे, बट अ कोर्ट, COURT, बट अ कोर्ट कैन dissolve the firm, but a court can dissolve the firm only if it is registered, with the registrar of firms, but a court can only dissolve the firm if it is registered with the registrar of firm. ठीक है. सो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप वाले फॉर्म्स को डिसॉल्व कोर्ट नहीं करती है, याद रखिएगा. समझ में आ गई बात? चलिए, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी इन द कोर्ट वाले सिचुएशन में. और भी चीजें हैं, जैसे इनकैपेबल अगर हो जाता है कोई भी पर्सन, पार्टनर, ठीक है. साथ में कोई पार्टनर जो है वो बेसिकली मिसयूज करता है मनी को, या फिर कोई इलीगल एक्शन लेता है जिसका असर बाकी पार्टनर्स पे पड़ता है, तो पार्टनर्स क्या करते हैं? केस फाइल कर देते हैं कि हमें इस पार्टनरशिप में नहीं रहना है, वी वांट डिसॉल्यूशन ऑफ दिस फर्म. एंड द नेक्स्ट वन इज कि कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट को तोड़ा, और लास्ट में क्या होगा कि कोई अगर अनऑथराइज्ड वे में किसी थर्ड पार्टी को इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देता है कोई भी पार्टनर का. तो इसको लर्न करने का तरीका कोर्ट वाला कैसे लर्न करेंगे? तो सबसे पहले वर्ड याद करना, अनसाउंड माइंड या मेंटली अनस्टेबल. पहला पॉइंट मेंटली अनस्टेबल. सेकेंड पॉइंट परमानेंटली इनकैपेबल. थर्ड वाला पॉइंट मिसकंडक्ट, यानी समझ में आ जाएगा कि किसका मिसकंडक्ट? वर्क का मिसकंडक्ट, ठीक है, मिसकंडक्ट. नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ वाला में ब्रीच मतलब होता है तोड़ना, और क्या तोड़ सकता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट. क्लियर हो गया? ब्रीच. और लास्ट वाला जो लाइन होगा दैट इज इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट को अगर अनऑथराइज्ड वे में ट्रांसफर कर रहा है तो ये सारी केस में कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है? डिसॉल्व करेगा
बट एक्सेप्शन इज दैट रजिस्टर्ड होना चाहिए। सबको क्लियर हो गया जितना भी हम लोगों ने भी किया? एवरीवन, सबको क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स जितने भी हम लोगों ने भी पढ़े हैं? याद हो जाएगा एग्रीमेंट के थ्रू कैसे डिसॉल्व होता है, आई थिंक सबको क्लियर होगा। नोटिस के थ्रू कैसे होगा, क्लियर हो गया। कंपलसरी कब होगा? जब इंसॉल्वेंट होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? इलीगल। ठीक है, फिर दूसरा कॉन्टिजेंट इवेंट में क्या क्या हो जाएगा? फिक्स टर्म, टास्क और डेथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया आपका? कोर्ट। कोर्ट में पहला हाँ अनस्टेबल, हाँ परमानेंटली डिसेबल, हाँ पार्टनरशिप डीड को तोड़ना। फोर्थ रजिस्टर। हाँ नहीं फोर्थ वाला क्या था पॉइंट? फोर्थ वाला तो ब्रीच था, एक और था मिसकंडक्ट। ठीक है, मिसकंडक्ट। और लास्ट, सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा आपका? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट और शेयर्स। ठीक है, तो ये एक कोर्ट वाले में कितना है? 5 पॉइंट है, उसमें कंपलसरी में 2 और कॉन्टिजेंट में 3। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? लर्न हो गया सबको अभी क्लास में लर्न? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। सेटलमेंट ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन यानी कि यहाँ पर किसके किसके अकाउंट्स को सेटल करना है? यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी के अकाउंट को सेटल करना पड़ेगा। आपके क्रेडिटर्स होंगे, आपके सप्लायर्स, जो भी आउटसाइडर्स होंगे, अगर, और फिर साथ साथ में बैंक भी तो हो सकता है ना, बैंक से आपने पैसा लिया हो और आपने नहीं चुकाया हो। तो हाउ वी आर गोइंग टू सेटल द अकाउंट? डिसोल्यूशन के बाद हमारे पास जो पैसा आएगा उसको कैसे कैसे लोगों को पे करना है, वो चीज देखते हैं। तो एक शॉर्टकट में आपको मैं सारी चीजें समझा देती हूँ। कभी भी अगर फॉर्म डिसॉल्व होता है, यानी कि फॉर्म आपका बंद होता है, तो उसमें फिक्स एसेट वगैरह सब हम सेल करते हैं। मान लीजिए कि किसी कंपनी को डिसॉल्व करने के बाद, उस मतलब पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के बाद 10 लाख रुपए आया है। अब ये 10 लाख रुपए आपके लिए क्या हुआ? एसेट हो गया, मतलब आपके इतने 10 लाख रुपए आ गए आपके। अब आपका जो लॉसेस है दैट इज 12 लाख, यानी कि आपको 12 लाख रुपए पे करना है सबको, आउटसाइडर को, बैंक को, क्रेडिट वगैरह सबको मिलाकर। तो अब यहाँ पर आपका जो 2 लाख रुपए है, इसका क्या हो गया? लॉस में आप चले गए ना। 2 लाख रुपए जो है आपका किसको देना है? 2 लाख रुपए आपको बाकी आउटसाइडर्स को देना है। 10 ही लाख रुपए आया आपके कैपिटल तक से, आपके प्रॉफिट, आपके फिक्स एसेट सबसे मिलाकर 10 लाख आया। आप 2 लाख रुपए का आप क्या करोगे? तो मान लीजिए कि 3 पार्टनर का ये फर्म था, ए, बी और सी का। अब ए, बी और सी का मान लीजिए रेशियो होगा 5:3:2। मान लीजिए एग्जांपल में इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2 था। तो ऐसे सिचुएशन में जो लॉस भी होगा वो इसी तरीके से, इसी प्रॉफिट वाले रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, और बाकी पैसा पेमेंट करने की जिम्मेदारी इसी रेशियो में होगी। किसकी? ए की, बी की और सी। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में सबसे पहला जो पेमेंट जाता है, वो पहला पेमेंट जाता है आपके क्रेडिटर्स को, जिससे आपने पैसा लिया हो। दूसरी बार में जाता है बैंक को, ठीक है। तीसरी बार में अगर आपके पास कुछ पैसे बच गए प्रॉफिट में अगर आप हो, तो बाकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उस हिसाब से आप बांट लोगे। अगर आप लॉस में रहे, यानी कि आपके पैसा देने के बाद भी अभी आपको ज्यादा ही देना बचा है, तो ऐसे सिचुएशन में उसी प्रॉफिट शेयर रेशियो में आप लॉस को डिवाइड करके अपने पॉकेट से या जैसे तैसे पर्सनल लायबिलिटी जो भी आपको है, आपको क्या करना है? पेमेंट देना है। क्लियर हो गया सबको? एवरीवन शॉर्टकट में समझ में आया सेटलमेंट कैसे करते हैं अकाउंट का? क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखते हैं। सेटलमेंट अकाउंट्स कैसे सेटल्ड होता है, तो उसका एक ऑर्डर है। आई थिंक ये लूज हो गया। चलिए लिखिए इसमें, हाउ आर अकाउंट सेटल्ड। अकाउंट्स को हम कैसे सेटल्ड करते हैं, कैसे सेटल करेंगे डिसोल्यूशन के बाद। ठीक है, फर्म बंद होने वाला है, तो भाई जो भी पैसे जिससे भी लिए उसको तो देंगे ना। तो डिसोल्यूशन के बाद सेटलमेंट कैसे होता है, तो इसमें लिखिए, अकाउंट्स ऑफ द फर्म सेटल्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर।
अकाउंट्स ऑफ द फर्म्स आर सेटल्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। वो कौन कौन सा ऑर्डर है उस पर ध्यान देंगे। व्हाट आर द फॉलोइंग ऑर्डर्स? अकाउंट्स ऑफ द फर्म्स आर सेटल्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब क्या ऑर्डर है वो देखिएगा। पहला है, फर्स्ट है losses of the firm will be paid out of the profit. That is paid out of the profit. Losses of the firm will be paid out of the profit, paid out of the profit, paid out of the profit. इसको भी समझाऊंगी। Comma next out of the capital of the partners. Next losses of the firm will be paid out of the profit. पहले profit. Comma next out of the capital, next out of the capital of the partners and even and even then if the losses are not paid, and even then if losses are not paid off, comma losses will be divided among the partners in profit sharing ratios. कहने का मतलब यही है कि पहले कैसे कैसे करके हम फर्म का पैसा, वो तो मैंने ऑर्डर बताया कि किसको किसको पहले पे करेंगे। अब मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे पे करेंगे। तो जितना आपका प्रॉफिट है, मान लीजिए आपका 2 लाख रुपए प्रॉफिट है तीनों पार्टनर को, तो पहले उसी 2 लाख रुपए से चाहेंगे कि हम पूरा का पूरा डेब्ट को क्लियर करें। ठीक है, उससे भी नहीं होगा तो जितना कैपिटल हमने कंट्रीब्यूट किया है, जितना कैपिटल लगा हुआ है, हम उस कैपिटल को विड्रॉ करके कोशिश करेंगे। मतलब वही कैपिटल में आपका फिक्स्ड एसेट, आपका अमाउंट वगैरह जो भी कंट्रीब्यूशन, उससे हम पेमेंट करने की कोशिश करेंगे। उनसे भी फुलफिल नहीं होगा तो क्या करेंगे, फिर लॉस को डिवाइड कर देंगे। जैसा रेशियो है भाई, अपना अपना पैसा लाओ और चुकाओ। अगर मान लीजिए कि 1 लाख रुपए है तो 5:3:2 है, 50,000 देगा, 30,000 देगा, 20,000 देगा। समझ में आ गया? अब 2 लाख रुपए है तो ये कितना देगा, 1 लाख रुपए 60,000, 40,000। खत्म? समझ में आ गया? जैसे 2 लाख रुपए डिफरेंस बच रहा था ना, 10 लाख ही रुपए था मेरे पास, 12 लाख रुपए देना था। अब 5:3:2 है, 2 लाख रुपए जो बचेगा उसको 5:3:2 में डिवाइड करेंगे तो 1 will pay 1 लाख, 1 will pay 60,000 and 1 will pay 40,000। क्लियर हो गया? सबको समझ में आया? मैथ सबको आता होगा आई गेस। रेशियो सबको क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड वाला जो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर सबको समझ आया, सेकंड ऑर्डर, assets of the firm, dissolution by agreement, who is going to tell me? Raise your hand. Offline class, dissolution by agreement. एग्रीमेंट के हिसाब से फिर फॉर्म को डिसॉल्व करें। ऑनलाइन क्लास, यस अनीशा? यस मैम, रिजोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट में पार्टनर्स के कंसेंट से या फिर जो एग्रीमेंट में दिया होता है कंटेंट, उसके बेसिस पे होता है रिजोल्यूशन। एग्रीमेंट स्पेशली बनाया जाता है डिसॉल्व करने के लिए। वी विल मेक द एग्रीमेंट फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म एंड वी विल डू कंसेंट, विल डू इट आफ्टर कंसेंट ऑफ एवरी पार्टनर। ठीक है, पार्टनरशिप डीड जो है वो नॉर्मल आपके ऑपरेशंस और वर्क के लिए बनाया जाता है। हाँ, डिसॉल्यूशन इज आल्सो मेंशन्ड देयर, बट हम क्या करते हैं, डिसॉल्यूशन जब कंसेंट से करते हैं तो वी एंटर इनटू एग्रीमेंट फॉर डिसॉल्विंग द फर्म। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट डिसॉल्यूशन बाय नोटिस, ऑफलाइन क्लास, डिसॉल्यूशन बाय नोटिस, हु इज गोइंग टू टेल मी डिसॉल्यूशन बाय नोटिस? One partner gives a writing order for the dissolution of firm. Okay, next Monica, dissolution by यस मैम किसी भी फॉर्म में मैम वो फॉर्म डिसॉल्व उस टाइम मतलब सॉरी डिसॉल्यूशन बाय नोटिस का मतलब ये होगा कि कोई पार्टनर जब कंपनी को छोड़ता है या फॉर्म को छोड़ता है तो उससे पहले वो नोटिस देगा जिसमें डेट मेंशन रहता है, जिसकी वजह से वो डिसॉल्व होता है, मतलब फॉर्म डिसॉल्व होता है। ठीक है, उस नोटिस वाले में क्या होगा, एक नोटिस, एक डेट जो है कोई भी पार्टनर देगा
अगर उसमें उसने डेट मेंशन नहीं किया नोटिस में, तो जिस दिन उसने दिया उसी के कुछ दिनों बाद we can dissolve the firm. बट हो सकता है 1 month बाद का डिसोल्यूशन नोटिस हो, तो भी हम 1 महीने के बाद डिसॉल्व करेंगे. ओके. कंपलसरी डिसोल्यूशन, ऑफलाइन क्लास. कंपलसरी डिसोल्यूशन इलीगल में ड्रग्स का डीलिंग ना हो और कोई इलीगल एक्टिविटीज, दैट इज वन एग्जांपल ऑफ दिस. यस. एंड दूसरा, हाँ, अगर पार्टनर्स या सारे पार्टनर्स या कोई एक भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो आपका फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा. ऑनलाइन क्लास डिसोल्यूशन. यस माही. Ma'am, compulsory dissolution. So, ma'am, a firm may be dissolved compulsory when all partners or all partners except are dissolved insolvent. And ma'am, second one is when the business of the firm becomes unlawful due to the happening of an event. Okay. Next, roll number 14. बेटा contingent events बताइए. Roll number 14. Contingent events. Sorry, ma'am. Contingent events के थ्रू जब हम डिसॉल्व करते हैं किसी भी फर्म को, तो what are those contingent events? Tell me. Ma'am, sorry. Ma'am, I think, ma'am, the events which happen with uncertainties. जब उसमें कुछ टर्म होगा, जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, या तो किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, तो ऐसे केस में भी क्या डू द इंसॉल्वेंसी, मतलब सॉरी डिसोल्यूशन ऑफ द. नेक्स्ट, कोर्ट के बारे में मुझे कौन बताएगा? ऑफलाइन क्लास. कोर्ट. परमानेंटली ब्रीच, परमानेंटली डिसेबल, यानी कि जो परमानेंटली डिसेबल, लर्न करने का तरीका बताया, याद करने का नहीं. मतलब कोई ये नहीं कि वर्ड के हिसाब से कुछ भी बोल देना है. बेटा लर्न करने का शॉर्टकट है ये. क्या है लर्न करने का? ये शॉर्टकट. याद पूरा कंसेप्ट करना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. इंटरेस्ट और शेयर जब दूसरे को अनऑथराइज्ड वे में व्हेन यू विल ट्रांसफर, राइट. नेक्स्ट, हाँ, परमानेंटली इनकैपेबल. फिर आपका एक और पॉइंट है, दैट इज मिसकंडक्ट. ठीक है, पार्टनरशिप डीड को बीच करना, तोड़ देना किसी भी पार्टनर के द्वारा. सो वी विल टेक द हेल्प ऑफ कोर्ट. बट देयर इज वन एक्सेप्शनल. व्हाट इज एक्सेप्शनल? बिल्कुल, व्हेन देयर इज द फर्म इज रजिस्टर्ड, द पार्टनरशिप फर्म इज रजिस्टर्ड, इन दैट केस ओनली द कोर्ट इज गोइंग टू इन्वॉल्व इन द रिजोल्यूशन एक्टिविटी ऑफ द, राइट. चलिए, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. In next class we'll complete this topic and we'll do the MCQs, and uske next class mein we'll do the revision work, and then we'll start with the joint stock company. Okay, so see you all in the next class on Thursday. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am.